एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के मेरे प्रिय साथियों, मैं कल से आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बीए पार्ट थर्ड और एमए दोनों ही क्लासेस में ये व्याख्यान आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके क्षेत्र, सामग्री और परिभाषाएं और अर्थ, इसकी बात आपसे करूँगा। पहली बात, हम इसका अर्थ उठाएंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और उनके पारस्परिक संबंध इसमें अध्ययन किए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। आपने बीए पार्ट फर्स्ट में मनु, शुक्र, कौटिल्य पढ़ा है। वहाँ पर भी आपने एक शब्द पढ़ा होगा, परराष्ट्र संबंध। मैं जस्ट आपको एक पीछे ले चल रहा हूँ अतीत की ओर। भी आपसे 2 साल पहले की बात को याद करें, आप फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ चुके हैं। तो यानी ईसा से 3 शताब्दी पहले भी परराष्ट्र संबंधों की बात हो रही है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि एक अलग विषय या डिसिप्लिन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ है, जब एक विद्वान पॉल रॉल्फ ने अपने एक लेख में इस शब्द का प्रयोग किया। और पेपर फर्स्ट में, जो आपका विचारकों वाला पेपर है, उसमें एक विचारक को आप पढ़ेंगे, जेरेमी बेंथम। ये एक ब्रिटिश विचारक हैं जिन्होंने उपयोगितावाद दिया था। इन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग किया था अपने एक आलेख में। तो जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन एक विषय के रूप में होना शुरू हुआ, इसको अंग्रेजी में आप डिसिप्लिन कहते हैं, तो उसमें शुरुआती दौर में ये रखा गया कि जो संप्रभु देश हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर एक बार अपने बीए पार्ट फर्स्ट और क्लास 11th और 12th को याद कीजिए। राज्य के 4 तत्व ही उसको राज्य बनाते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो शुरुआती दौर में यह रखा गया कि संप्रभु राज्यों के राजनीतिक संबंध जो सरकारी हों, उसका इसमें अध्ययन किया जाए, और ऐसा किया भी गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बीतने के बाद, यानी हम बात कर रहे हैं 1945 के बाद की, तब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ इस किस्म के बदलाव आए कि ये समझा जाने लगा कि केवल सरकारी संगठनों का अध्ययन करके या सरकारी संस्थाओं का या सरकारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करके हम जो परिणाम प्राप्त कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, वो विश्वसनीय नहीं है। तो इसके बाद इसका क्षेत्र बढ़ाया गया, और आप आज की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं या राजनीति हैं, उसमें आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी राजनीतिक प्रक्रिया से प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं हैं, लेकिन उनका उस पर गंभीर प्रभाव है। जैसे उदाहरण आप लीजिए, हम अपने देश की बात करें, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध तनावपूर्ण हैं, उसमें एक बड़ा खास रोल आतंकवादी संगठनों का है। लेकिन आतंकवादी संगठन कोई सरकारी संगठन नहीं है। कोई भी सरकार ये दावा नहीं करती कि हम इनसे अंतर संबंधित हैं। तो क्या इनका संबंध अध्ययन नहीं होना चाहिए? आप खुद सोच के देखें, यदि आप भारत पाकिस्तान के संबंधों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको इन आतंकवादी जो संस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं, इनकी जो फंडिंग है, इस सब के बारे में अध्ययन करना होगा, तभी आपका अध्ययन विश्वसनीय बन पाएगा। तो ये 2 दृष्टिकोण आपके सामने मैंने रखे हैं आज। पहला, जो इसका संकुचित दृष्टिकोण है, इसे कहते हैं, उसका आशय यह है कि इसमें केवल सरकारी संस्थाओं का और संप्रभु राज्यों का अध्ययन किया जाएगा।
जो कि स्वतंत्र हैं। अब दूसरे पक्ष पर आइए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। लगभग 51 देशों ने शुरुआत में इसकी सदस्यता ग्रहण की, और आप ध्यान रखिएगा पूरे विश्व ने इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की और आज भी नहीं की है। आज भी विश्व में ऐसे कुछ देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं और जो संप्रभु नहीं हैं। तो क्या उनका अध्ययन इसमें ना किया जाए? आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक अंग है, जब आगे के अध्याय आएंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। न्यासता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये वह संगठन था जो इसलिए बनाया गया था ताकि जो देश उस वक्त आज़ाद नहीं हुए थे, आज़ादी की कोशिश कर रहे थे। आप दीजिए कि भारत भी तो आज़ाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 2 वर्ष के बाद हुआ है। संयुक्त राष्ट्र बना है 24 अक्टूबर 1945 को और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 47 को। पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले, श्रीलंका हमसे 1 साल बाद। ऐसे बहुत से देश हैं। तो ये जो न्यास परिषद थी, इसमें उन देशों को रखा गया था कि जो स्वतंत्र नहीं थे या किसी अन्य शक्ति के नियंत्रण में अपना शासन चला रहे थे। तो यदि आप बात करेंगे संकुचित दृष्टिकोण से, तो आप ये पाएंगे कि इन देशों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो बाद में व्यापक दृष्टिकोण आया, उसमें इनको भी शामिल किया गया। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। जो व्यापक दृष्टिकोण आया, उसमें यह रखा गया कि जो नॉन प्लेइंग एक्टर हैं, यानी पूरे विश्व राजनीति के वे हिस्से या वे पार्ट जो कि प्रत्यक्ष तौर से संप्रभु राष्ट्र नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और घटनाओं पर जो प्रभाव डालते हैं, उनका अध्ययन भी इसमें किया जाना चाहिए। मसलन आप उदाहरण लें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ये तो संप्रभु देश नहीं है, लेकिन आप जाएंगे, आप मानेंगे इस चीज को कि दुनिया की राजनीति पर इनकी गतिविधियों का असर पड़ता है। दूसरा उदाहरण लें आप, विश्व की ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि राजनीतिक तो हैं पर संप्रभु नहीं है, लेकिन उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। तो ये 2 दृष्टिकोण आज हमने देखे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संकुचित दृष्टिकोण जो केवल अध्ययन कर रहा है संप्रभु राज्यों का और उनके राजनीतिक और सरकारी संस्थाओं के क्रियाकलापों का। दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। इस व्यापक दृष्टिकोण में संप्रभु देश तो शामिल हैं ही, उनकी राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ साथ अराजनीतिक गतिविधियां, उनके व्यापारिक संबंध, उनके आर्थिक संबंध, ये सब भी उसमें शामिल किए जाते हैं और एक समग्र रूप से व्यापक रूप में राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण लें, बड़ा दिलचस्प है, फिर हम खत्म करते हैं अपनी बात को, कि खेल भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ओलंपिक में, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप देखिएगा, एक ओलंपिक में स्थिति ये आ गई थी कि किसी खास देश के जो एथलीट थे उनकी हत्या कर दी गई थी या उनके खिलाफ बड़ा बुरा बर्ताव किया गया था। उससे भी उन देशों के संबंध तनावपूर्ण हुए थे। अब आप ये मान सकते हैं कि एथलीटों का क्या संबंध राजनीति से, पर है, फर्क पड़ता है। तो आज की बात हम यही खत्म करते हैं। आगे के अध्यायों के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति की बात करेंगे। धन्यवाद।